अब मित्रता जो शब्द है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाकुरदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रिलेटेड में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में संज्ञा का चैप्टर पढ़ा था और संज्ञा के अंतर्गत कुछ वन लाइनर पॉइंट पढ़े थे और उन्हीं वन लाइनर से आगे एक पॉइंट पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पढ़ेंगे आज जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है तो परिभाषा में समझेंगे, जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु डैश आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपने पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु की पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल में पढ़ेंगे और 1-2 पॉइंट ही समझेंगे। 1-2 पॉइंट से आप 1000-2000 शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं। अब किस प्रकार से कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो शब्द लिखा हुआ है व्यक्ति। यदि व्यक्ति के नाम की बात करता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन एक संपूर्ण जाति की बात करें व्यक्ति शब्द से। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है महिला, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है महीना, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है ग्रंथ, ऐसे ही शब्द लिखा पुस्तक, ऐसे ही आगे शब्द लिखा भाषा, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है त्योहार, कोमा दिन, कोमा वर्ष, कोमा पशु डैश पक्षी, कोमा किसी भी आपदा से संबंधित शब्द दे रखे हों, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आपने पॉइंट पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु डैश आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं और भी लिखें तो जैसे बढ़ई शब्द आया, या माता पिता के अंतर्गत पॉइंट आ जाए, भाई बहन के अंतर्गत आ जाए, चाचा चाची, इस प्रकार के सभी शब्द जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है तो आप समझें कि द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उस द्रव्यवाचक संज्ञा का द्वितीय नाम पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है तो आप समझेंगे परिभाषा। परिभाषा में समझेंगे नाप, कोमा तोल, कोमा मात्रा दे रखी हो तो वह
द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपने पॉइंट पढ़ा कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो नाप कोमा तोल कोमा मात्रा से संबंधित जो शब्द आते हैं तो उन्हीं को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। या कह सकते हैं या वह शब्द जिनको गिना नहीं जाता है, अर्थात जिनको गिन नहीं सकते उसी को भी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहा जाता है। किस प्रकार से तो समझेंगे जैसे करके, जैसे में समझे यहाँ पर 3 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंटों में नंबर 1 शब्द आता है गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ, अब जितनी भी गैसें होती हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। अब गैसें बहुत सारी हैं, लेकिन एक छोटे से पॉइंट में बताया कि सभी गैसें द्रव्यवाचक कहलाती हैं। जितनी भी गैसें होती हैं तो उन सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, अब तरल पदार्थ में जैसे पानी कोमा दूध कोमा दही डैश आदि, ये सभी शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक शब्द कहलाते हैं जो तरल पदार्थ दिए होते हैं। ऐसे ही नंबर 3 पॉइंट में समझाया गया जिसमें ठोस पदार्थ की बात की गई। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा सोना तांबा लोहा पीतल डैश आदि सभी शब्द ठोस पदार्थ के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो जहां पर नाप कोमा तोल कोमा मात्रा से संबंधित कोई वस्तु दे रखी हो या वह वस्तु जिसे गिना ना जा सके उसी को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल में तीनों पॉइंट पढ़े कि तरल पदार्थ क्या होते हैं, तो जितने भी तरल पदार्थ दे रखे हों, जितनी भी गैसें दे रखी हों, जितने भी ठोस पदार्थ दे रखे हों, सभी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो समूहवाचक संज्ञा वह होती है जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के पूरे समूह का बोध कराया जाता है तो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो नंबर 4 पॉइंट था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा में पढ़ेंगे जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के संपूर्ण समूह का बोध दे रखा होता है। आप बोध समझ रहे हैं, बोध का मतलब होता है ज्ञान से, यानी जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के संपूर्ण समूह का बोध अर्थात ज्ञान दे रखा हो या ज्ञान कराया जाता है या ज्ञात कराया जाता है। शब्द को ज्ञान कह सकते हैं या ज्ञात कहा जाता है, तो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की यदि बात करें समूहवाचक के अंतर्गत, तो एग्जाम्पल में जैसे आप समझें शब्द लिखा कमेटी, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है झुंड, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है मंडल, ऐसे ही शब्द दे रखा था समाज। शब्द क्या दे रखा था,
समाज। ऐसे ही यदि बात करें तो शब्द लिखा हुआ है जुलूस, ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है गुच्छा, ऐसे ही शब्द आता है कुंज, डैश डैश आदि। वे शब्द जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के पूरे समूह को दर्शाया जाता है तो उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपने 4 पॉइंट पढ़े संज्ञा से संबंधित। अब नंबर 5 पॉइंट पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है तो यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा में। देखो भाई, पढ़ते रहो भाई, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पढ़ लें। और यदि क्लास सही लग रही हो तो आप सब्सक्राइब वगैरह शेयर कमेंट लिखकर बता दिया करें भाई। एक सब्सक्राइब तो बनते ही है यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो बता दिया करो भाई। तो नंबर 5 पॉइंट आप पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है तो यहाँ पर समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर हम आपको दर्शाएं कि जब किसी व्यक्ति कोमा वस्तु की वेशभूषा, दया, नम्रता, डैश डैश आदि इन सभी की बात की जाती है तो वहीं पर भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो आप पॉइंट समझेंगे यहाँ पर जिसमें जिस शब्द से किसी व्यक्ति, परिभाषा में समझें, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का भाव बताया जाता है। परिभाषा में आपने पॉइंट पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति के भाव को दर्शाया जाता है तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो परिभाषा आपने पढ़ी, लेकिन भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है पॉइंट ये समझेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है तो आप समझेंगे 6 प्रकार। अर्थात ये लास्ट पॉइंट था संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा का, जिसमें जिस शब्द से किसी व्यक्ति का भाव बताना ही या दर्शाना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यह आपने परिभाषा में पढ़ा। अब नोट करके नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से बनाई जाती है। अब वह 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो नंबर 1 समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो पहला प्रकार आता है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इसी प्रकार से नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ऐसे ही नंबर 3 समझेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 4 पॉइंट समझेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अर्थात क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ऐसे ही नंबर 5 पॉइंट आता है विशेषण। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाना। अर्थात विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा
बनाई जाती है। ऐसे ही नंबर 6 पॉइंट समझेंगे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो आपने 6 पॉइंट पढ़े भाववाचक से संबंधित, जिसमें नंबर 1 बताया कि भाववाचक संज्ञा जो बनाई जाती है तो वह कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट था व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनाई जाती है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ऐसे ही नंबर 6 अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब नोट करके पॉइंट समझेंगे। भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा होता है। तो आपने एक पॉइंट पढ़ा शॉर्ट में कि भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है तो उसकी पहचान के लिए बता दें कि भाववाचक संज्ञा में अंत में प्रत्यय लगा होता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट आते हैं जिसमें नंबर 1 होता है उपसर्ग और नंबर 2 होता है प्रत्यय। जो उपसर्ग होते हैं तो वह शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं तो वह शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा के नियम थे जो 6 प्रकार से बनाई जाती है, तो इन 6 के 6 प्रकारों में किसी न किसी प्रत्यय के लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो अब 6 भेद आपने पढ़े। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो आपने पहचान पढ़ ली थी कि कोई भी जो भाववाचक संज्ञा होगी तो सभी भाववाचक संज्ञा से संबंधित जो शब्द होंगे तो उन सभी में प्रत्यय शब्द या प्रत्यय लगा होता है। ये पहचान होती है भाववाचक संज्ञा की, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो आप पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अर्थात जो पहला पॉइंट था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और मैंने पहचान बता दी कि जो व्यक्तिवाचक शब्द होता है तो उसमें किसी प्रत्यय के आ जाने से ही भाववाचक शब्द का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में 1-2 पॉइंट समझते रहें और अन्य पॉइंट भी आप इसी के आधार पर समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में पहला शब्द लिखा शिव। अब शिव का मतलब किससे चल रहा होगा? शंकर से। शिव का जो मतलब था वो किससे दे रखा है? शंकर से। तो शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जब शिव में त्वय का प्रत्यय लगाएंगे तो वह शब्द शिवत्वय होगा, और यहाँ पर जो शिवत्वय शब्द है तो वह भाववाचक संज्ञा होगी, और जो शिव है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो व्यक्तिवाचक शब्द होगा तो वह शिव होगा, और जो भाववाचक शब्द है वह शिवत्वय कहलाएगा। इस प्रकार से पॉइंट समझेंगे। आगे देखेंगे नंबर 2 पॉइंट में कि नंबर 2 शब्द क्या होगा। तो नंबर 2 शब्द लिखा है गांधी, और गांधी में त्वय का प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बना गांधीत्व। गांधी शब्द व्यक्तिवाचक होगा, और जब गांधी शब्द में त्वय का प्रत्यय लगाएंगे तो वह गांधीत्व शब्द भाववाचक होगा। ऐसे ही पॉइंट में समझेंगे एक शब्द हिटलर। हिटलर शब्द में यदि शाही का प्रत्यय लगा हो तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो आपने पहला पॉइंट क्लियर किया
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। ऐसे ही अब नंबर 2 पॉइंट में पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक शब्द क्या होते हैं तो एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे शब्द लिखा लड़का, अब लड़का शब्द में जो संज्ञा होगी तो वह जातिवाचक होगी, और यदि लड़का में यदि पन का प्रत्यय लगा दें तो शब्द बनता है लड़कपन, अर्थात जो लड़कपन शब्द होगा तो वह भाववाचक संज्ञा होगी और लड़का शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही शब्द लिखा है शत्रु, शत्रु का शब्द बनाया शत्रुता। ऐसे ही मित्र का शब्द बना मित्रता। अब मित्रता जो शब्द है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इस प्रकार से शब्द समझेंगे। ऐसे ही शब्द आया जैसे मानव शब्द लिखा, अब मानव में ता का प्रत्यय लगा तो मानवता बना। ऐसे ही यदि मानव के स्थान पर व्यक्ति शब्द आ जाए तो व्यक्ति को व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। यदि व्यक्ति कहा जाए तो जातिवाचक संज्ञा, और जब व्यक्तित्व की बात करें तो वह भाववाचक संज्ञा होगी। तो आपने पॉइंट पढ़े जो भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम चल रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। 2 पॉइंट पढ़े, जिसमें अब आप नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे सर्वनाम से, अर्थात सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 3 सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं तो आप इस प्रकार से पॉइंट समझेंगे कि सर्वनाम शब्द में जब किसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम की यदि बात करें तो जैसे पहला शब्द आया अपना, और इस अपना शब्द में यदि पन का प्रत्यय लगा दें तो शब्द बना अपनापन, अर्थात जो अपनापन शब्द होगा तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, और जो अपना शब्द होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है एक निज। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, श्वेत। तीनों ही शब्द निज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, और जब निज में त्वय का प्रत्यय लगा हो तो वह शब्द निज त्वय बना, और निज त्वय जो शब्द होगा तो वह भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है जैसे मम। मम माने होता है मेरा, और मेरा जो शब्द होगा तो वह सर्वनाम होगा, और जब मम में ता का प्रत्यय लगा तो शब्द बना ममता। ऐसे ही नंबर आगे देखें तो शब्द लिखा हुआ है अहम। यह अहम इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो है मैं पे हलंत लगा है, और ये अहम का अर्थ होता है मैं। शब्द भले ही संस्कृत भाषा का है लेकिन अहम माने होता है मैं, और मैं यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर कार प्रत्यय लगाने से शब्द बना अहंकार, और अहंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा घमंडी, और घमंडी किसी व्यक्ति के भाव को दर्शाता है। इस प्रकार से पॉइंट समझेंगे। अब नंबर 4 पॉइंट देखें, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया से यदि बात करें तो एग्जाम्पल, कुछ ही एग्जाम्पलों से समझेंगे। जैसे शब्द लिखा उतरना,
अब क्रिया क्या होती है तो आप आगे जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सारे ही पॉइंटों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले दर्शाया था कि हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंटों को पढ़ते हुए चलेंगे, और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वह कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप सभी बातें बताते रहें भाई। जैसे मैंने बताया कि क्रिया क्या होती है, तो ये पॉइंट आप आगे कहीं ना कहीं जाकर पढ़ेंगे किसी हमारे पॉइंट में ही, क्योंकि क्रिया शब्द जो होता है तो वो मूल धातु में किसी प्रत्यय के लगने से बना होता है, क्रिया की पहचान होती है। अब जैसे शब्द लिखा उतरना, अर्थात जो भाववाचक संज्ञा होगी तो वह उतार होगी। ऐसे ही शब्द लिखा है चढ़ना, शब्द बना चढ़ाई। अब ये चढ़ाई जो होगी तो वह भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है पढ़ना, पढ़ना मतलब आप समझ रहे हैं पढ़ाई, पढ़ना शब्द लिखा है पढ़ाई। ऐसे ही शब्द दे रखा था यहाँ पर लिखना, और लिखना शब्द जो होगा तो वह लिखाई कहलाएगा। जैसे शब्द लिखा है दौड़ना, दौड़ना शब्द में दौड़ जो होगा तो वह भाववाचक संज्ञा होगी। तो आप इस प्रकार से पॉइंट समझेंगे अच्छे से। तो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा के जो भेद होते हैं तो वह 6 होते हैं। जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वह 6 प्रकार से बनाई जाती है, जिसमें आपने 4 पॉइंट पढ़े। अब नंबर 5 बात करेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा की। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण क्या होता है तो जब किसी व्यक्ति की विशेषताओं को दर्शाया जाता है तो वह विशेषण शब्द कहलाता है। विशेषण जो होता है तो किसी व्यक्ति की, या कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट था तो वह विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किया आता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण शब्द क्या होता है तो जैसे मैंने पहला शब्द लिखा मूर्ख। अब मूर्ख किसी की विशेषता दर्शाता है, और मूर्ख शब्द में जब प्रत्यय लगाएंगे ताका या त्वय का भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो शब्द बनता है तो वह मूर्खता होगा। अर्थात जो मूर्खता शब्द है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, और जो मूर्ख शब्द होगा तो वह विशेषण शब्द कहलाता है। ऐसे ही आगे पॉइंट समझेंगे कि अन्य शब्द भी विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे शब्द लिखा हुआ है गर्म। अब गर्म शब्द भी किसी की विशेषता बताएगा, इसलिए शब्द बना गर्मी। ऐसे ही शब्द लिखा है सर्द, और सर्द से शब्द क्या बना सर्दी। तो इस प्रकार के जो विशेषण शब्द होते हैं तो इन सभी विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी आपके पास मिल जाएंगे। जैसे शब्द लिखा हुआ है ठंडा, अर्थात हम कहेंगे ठंडक शब्द। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो विशेषण होते हुए, और उन विशेषण शब्दों में जब किसी प्रत्यय को लगाया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब लास्ट पॉइंट समझेंगे नंबर 6, और नंबर 6 में पॉइंट देखें अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अव्यय शब्द क्या होते हैं तो अव्यय की यदि हम बात करें तो पहला शब्द लिखा हुआ है दूर, और दूर में जब कोई प्रत्यय लगाएंगे तो वह शब्द बना दूरी। अर्थात मैंने दूर में बड़ी का प्रत्यय लगाया तो शब्द बना दूरी, और दूरी भाववाचक संज्ञा होगी, लेकिन दूर अव्यय होगा। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है समीप, या शब्द लिखा हुआ है निकट। इन दोनों के जो अर्थ होंगे तो दोनों का अर्थ पास से होगा, समीप का भी और निकट का भी। लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो समीप का
या तो सामीप्य कर सकते हैं, सामीप्य या समीपता कर सकते हैं। ऐसी निकट में जब भाववाचक शब्द बनाएंगे तो निकटता या निकट्य कर सकते हैं। तो आपने दोनों पॉइंट पढ़े। इसी प्रकार के अव्यय से संबंधित भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे हम आगे बात करें अव्यय के अंतर्गत, तो शब्द में किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द दिया होता है। अब अव्यय के संबंधित जैसे शब्द परस्पर आ जाए कहीं पर, तो परस्पर से पारस्परिक शब्द बन सकता है। तो आपने संज्ञा से संबंधित पॉइंट पढ़ा और संज्ञा का पॉइंट समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे तो उसकी सर्वनाम से संबंधित बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो किसी भी छात्र या छात्रा का यदि कोई क्वेश्चन होया करें या कोई भी क्वेश्चन मालूम करना हो तो वह कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है भाई। और यदि समझ में आ रहा हो तो बता दिया करो भाई, और कमेंट कर दिया करो भाई कोई भी क्वेश्चन यदि ज्ञात ना हो करे तो। और एक आध सब्सक्राइब तो भाई बनता ही है, गर्मी में वीडियो बन रही है। ठीक है भाई। हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बराबर में बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और ये वीडियो आपको यदि सब्सक्राइब करोगे तो ये हमारा जो वीडियो है वो आपको डेली बेज 11 बजे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। गुड लक।